जन मन की बात। जन मन की बात। जन मन की बात। जन मन की बात। अब सिर्फ शासकों की नहीं, आम जन के मन की बात। शोषण और अन्याय के खिलाफ जनता की आवाज। मेहनत कश आवाम के हक और अधिकारों की बात। मोदी सरकार मुर्दाबाद। मोदी सरकार हत्यारी है। राष्ट्रवाद मुर्दाबाद। उनकी मौत कोई नेचुरल मौत नहीं है। 84 साल के फादर स्टैन स्वामी की मौत एक हत्या है। वह फासिस्टों द्वारा अंजाम दी गई कत्ल की बर्बर और साजिशाना कार्रवाई है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही भयानक स्थिति है। बहुत अफसोसजनक है कि इस लोकतंत्र में कोई इज्जत नहीं है अच्छे सामाजिक कार्यकर्ताओं की, कोई इज्जत नहीं है उनके काम की। जो इस नेशनलिस्ट की आइडियोलॉजी, बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी के विरोध में खुल के बात रखता है, उसको एंटी नेशनल माओवादी कह के जेल या मौत। आखिर इस फासिस्ट पूंजीवादी राजसत्ता ने फादर स्टैन स्वामी की हत्या कर ही दी। श्रोताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टैन स्वामी की मृत्यु ने देश के तमाम इंसाफ पसंद नागरिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया है। लोग हर तरह से सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। सरकार की दमनकारी नीतियों की चौतरफा निंदा हो रही है। लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है। चारों तरफ लोग एक ही बात कह रहे हैं कि ये मृत्यु नहीं, इस फासिस्ट और तानाशाह सरकार द्वारा की गई हत्या है। यह इस व्यवस्था में बचे कुचे लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या है और मानवता को शर्मसार करने वाला घिनौना कृत्य है। ये इस बात का परिचायक है कि सत्ता और सरकारें अब सच से इतना डरने लगी हैं कि उन्हें मृत्यु शैया पर पड़े एक 84 साल के बुजुर्ग व्यक्ति से भी खतरा महसूस होता है। इस मुद्दे पर सुलग रहे देश के कई कोनों से उठने वाली कुछ आवाजें हमने इकट्ठा की हैं। देश के अलग अलग राज्यों से कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज में अपनी प्रतिक्रिया भेजी है। आज के जनमन की बात कार्यक्रम में सुनिए इन सामाजिक कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मन की बात। सबसे पहले सुनिए जयपुर राजस्थान की रहने वाली कविता श्रीवास्तव की प्रतिक्रिया, जो कि एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है और पीयूसीएल से जुड़ी हुई है। आइए सुनते हैं उनके मन की बात। फादर स्टैन स्वामी का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है। इसके लिए एनआईए जिम्मेवार है, इसके लिए विभिन्न स्तर की अदालतें जिम्मेवार हैं, इसके लिए मोदी शाह जिम्मेवार हैं, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि जेल तो महाराष्ट्र सरकार के अंडर ही आती है। ये कभी सोचा नहीं जा सकता था कि एक 84 वर्ष के बुजुर्ग को सिर्फ ये उनके ऊपर एक झूठा आरोप डालने के लिए, जो कभी प्रूव नहीं होता, जब भी ट्रायल शुरू होता वो कभी प्रूव नहीं होता कि वो एक माओवादी फ्रंट के मेंबर हैं और एक्टिवली सदस्यता कर रहे हैं माओवादियों के लिए। इस तरह की वाहियात तथ्यों के जरिए और बहुत सारे एविडेंस कंप्यूटर में प्लांट करके, अब तो जग जाहिर है, 3 रिपोर्ट आ गई, आर्सेनल रिपोर्ट के नाम से 3 रिपोर्ट आ गई, किस तरीके से कंप्यूटर मैलवेयर डाला गया कंप्यूटर के अंदर। पहले रोना विल्सन जो एक आरोपी है उनके कंप्यूटर में और सुरेंद्र गैडलिंग के कंप्यूटर में, इसी तरह अन्य लोगों के कंप्यूटर में भी डाला और इससे कहा गया कि ये लोग तो एक साजिश बना रहे हैं, भीमा कोरेगांव के आड़ में साजिश बनाई है, कैसे इस देश की सरकार को ओवरथ्रो किया जाए और कैसे प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट किया जाए। बहुत अफसोस की बात है कि इस देश के इंटेलेक्चुअल्स और गंभीर सामाजिक कार्यकर्ता जैसे फादर स्टैन, ट्रेड यूनियनिस्ट, लॉयर्स, कल्चरल आर्टिस्ट को पकड़ के 16 इस तरीके के
लोगों को भीमा कोरेगांव हिंसा की साजिश बतौर डाल दिया और 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ। अगर आपके पास आपके प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन होने की कोई साजिश हो रही थी या देश की सरकार को ओवरथ्रो करने की साजिश हो रही थी तो ज़रूर आप ट्रायल को स्पीडी ट्रायल करते, लेकिन यूएपीए के तहत ना बेल है ना ट्रायल है, क्योंकि एनआईए ने इसका बना लिया है परिपाटी कि केस को खुला रखेंगे, गिरफ्तारियां करते रहेंगे, अनाप शनाप तथ्यों के आधार पे कर लेंगे। तो अफसोसजनक बात है कि फादर स्टैन, जिनको अपने लोगों के बीच में रहते हुए, जिस झारखंड में उन्होंने चाईबासा, रांची और अन्य इलाकों में 40 वर्ष अपने जीवन के समर्पित किए, उनको अपने लोगों के बीच से इस दुनिया को छोड़ के जाना था। इतनी अफसोसजनक बात है कि इतनी बुरी तरह उनकी स्वास्थ्य को निग्लेक्ट किया, जिसके लिए अदालतें जिम्मेवार है। अगर जेल ने नेग्लिजेंट थी तो अदालतें क्या कर रही थी? क्या सिपर के लिए 3 महीने लग जाएंगे? क्या दिख नहीं रहा था कि फादर स्टैन प्लीड कर रहे हैं कि या तो मुझे यहीं रह के मर जाने दो, अब मुझे अस्पतालों में भेजोगे जे वगैरह, मैं और बीमार पड़ूंगा, तो आप मुझे या तो इंटरिम बेल, उन्होंने प्लीड किया, गुजारिश की, मुझे भेज दीजिए। बहुत अफसोसजनक है कि कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र में कोई इज्जत नहीं है, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं है उनके काम की। जो डिसेंटर है, जो इस नेशनलिस्ट की आइडियोलॉजी, बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी के विरोध में खुल के बात रखता है, उसको एंटी नेशनल माओवादी कह के उसका अंत क्या है? अंत एक ही है, जेल या मौत। अब आइए सुनते हैं गांधीवादी कार्यकर्ता हिमांशु कुमार इस बारे में क्या सोचते हैं। फादर स्टैन स्वामी की हिरासत में मृत्यु ने बहुत सारे सवालों को खड़ा किया है, जिसमें से एक सवाल ये है कि क्या इस देश में आदिवासियों के मुद्दे उठाना, मानवाधिकार की बात करना, इस देश के जल जंगल जमीन का मालिक इस देश की जनता को मानना अपराध है? क्या संविधान और कानून पालन करने का आग्रह करना अपराध है? क्योंकि फादर स्टैन स्वामी यही कर रहे थे, वो आदिवासियों के लिए आवाज उठा रहे थे, उनके जल जंगल जमीन का जो संघर्ष है उनकी तरफ थे, और उनके इन्हीं अपराध की वजह से, आदिवासियों का साथ देने की वजह से उन्हें फर्जी मामले में फंसाया गया और उनकी इस तरीके से दुखद मृत्यु हुई। असल में इस वक्त जो सेंटर में निज़ाम है भारतीय जनता पार्टी का, उसने विचारधारा को ही अपराध घोषित कर दिया है, और अगर आप सत्ताधारी दल के विचारधारा को सपोर्ट नहीं करते, उसका साथ नहीं देते हैं, उसके तरह से नहीं बोलते हैं, उसकी तरह से नहीं सोचते हैं, तो आपको अपराधी माना जाएगा और आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आप जल जंगल जमीन पर पूंजीपतियों के कब्जे की बात को कबूल कर लीजिए, आप जो कश्मीर पर नीति है, वहाँ के मानवाधिकारों का हनन है वहाँ के लोगों के, उसका सपोर्ट कीजिए, आप जो केंद्र की सत्ता के विचार हैं उसको सपोर्ट कीजिए, तो आप सुरक्षित रहेंगे। यदि आपने उस पर सवाल खड़ा किया तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो विचारधारा को अपराध माना गया है, और जितने भी लोग अन्य विचारधारा वाले हैं, चाहे वो सुधा भारद्वाज हो, चाहे वो गौतम लवलखा हो, चाहे वो आनंद तेलतुंबड़े हो, चाहे वो सुनन गडलिंग हो, चाहे वो शोमा सेन हो, इस तरह 16 जाने माने सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेलों में डाला गया है। इसके अलावा हजारों मुस्लिम नौजवान हैं जिन्हें CANRC आंदोलन में शामिल होने की वजह से जेलों में डाल दिया गया है। भारत में जो सत्ता है वो जिस तरीके से कानून का, न्याय व्यवस्था का इस्तेमाल अपने से अलग आवाज़ों को कुचलने में कर रही है, वो भयंकर है, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही भयानक स्थिति है।
श्रोताओं, इसके बाद आप सुनेंगे देहरादून उत्तराखंड से कवियत्री और सामाजिक कार्यकर्ता कविता कृष्ण पल्लवी की प्रतिक्रिया। जैसा कि हमने अपनी फेसबुक पोस्ट में भी लिखा था कि ये एक जुडिशियल मर्डर है। बॉम्बे हाई कोर्ट में स्टैन स्वामी की जमानत की सुनवाई चल रही थी और उसी बीच उनकी मौत हो गई। उनकी मौत कोई नेचुरल मौत नहीं है। 84 साल के फादर स्टैन स्वामी की मौत एक हत्या है। वह फासिस्टों द्वारा अंजाम दी गई कत्ल की बर्बर और साजिशाना कार्रवाई है। पिछले 8 महीने से आतंकवाद के फर्जी आरोप में जेल में बंद 84 साल के सामाजिक कार्यकर्ता स्टैन स्वामी पिछले 2 दिनों से वेंटिलेटर पे थे, फिर भी उन्हें जमानत नहीं दी गई। वे पहले से कई बीमारियों से जूझ रहे थे। जेल में उनका समय पर कोविड टेस्ट भी नहीं हुआ। बाद में वे कोविड पॉजिटिव निकले। कोविड की जटिलताओं के कारण ही उनकी जान चली गई। उन्हें जानबूझकर सही समय पर सही इलाज नहीं दिया गया। स्वामी ने अपने बिगड़ते हुए स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत मांगी थी और उन्हें अंतरिम जमानत तक नहीं मिली। पार्किंसन के रोगी स्वामी को पानी पीने के लिए सिपर चाहिए था, इसके लिए भी अदालत में सुनवाई हुई। निर्भीकता से अवाम के पक्ष में बोलने वाले एक 84 साल के बीमार बूढ़े शख्स से भी ये नरभक्षी इतना डरते हैं कि उसे अस्पताल के बेड पर भी कड़े पहरे में जकड़ कर रखते हैं। फादर स्टैन स्वामी की शहादत से फासिस्टों की आंखों का एक कांटा तो निकल गया। वयोवृद्ध वरवर राव बड़ी मुश्किलों से जर्जर शरीर लिए जेल से जमानत पर बाहर आ सके, पर कब उन्हें कुछ नए आरोप लगाकर ये हत्यारे फिर भीतर कर दें, कुछ कहा नहीं जा सकता है। शरीर से 80% विकलांग जीएन साईं बाबा अंडा सेल में मौत की दहलीज पर खड़े हैं। गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, शोमा सेन, वर्नर गोंजालेस, रोना विल्सन, अरुण फरेरा, सुरेंद्र गार्डलिंग आदि, इनमें से कुछ को छोड़कर सभी 60 या 70 की उम्र के पार हैं और अधिकांश किसी न किसी टर्मिनल डिजीज के मरीज हैं। संजीव भट्ट के केस को भी नहीं भूला जा सकता है। जेल की विकट परिस्थितियां इन सभी के लिए एक धीमी मौत के समान है और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीर से लेकर छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्व तक पूरे देश में हजारों बेकसूर लोग यूएपीए जैसी संगीन धाराओं में शिक्षों के पीछे हैं। पिछले 2 वर्षों के भीतर देशद्रोह और आतंकवाद जैसे संगीन आरोपों के जितने भी मुकदमों के फैसले आए, उनमें से 97% से अधिक आरोपी बेकसूर पाए गए। 50 ऐसे मामले हैं जिनमें 10 से 20 साल तक बिना जमानत या पेरोल के जेल में सड़ने के बाद कई युवा जब बूढ़े होकर बाहर निकले तो उनकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। इन सभी लोगों का एक ही दोष है, इन्होंने जनता के पक्ष में नागरिक अधिकारों के लिए आवाज उठाई। जाहिर है कि हर तानाशाह सत्ता मुख्यतः अपने आतंक के सहारे चलती है। वह डरती रहती है कि लोग कहीं उसे डरना न बंद कर दें। वह डरती है कि लोग इस बात को जान न लें कि संगठित जनशक्ति के सामने वह एक कागजी बाग से अधिक कुछ भी नहीं। और श्रोताओं, अब आप सुनेंगे मुंबई महाराष्ट्र से सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार मुकेश असीम की प्रतिक्रिया। आइए सुनते हैं इस बारे में वो क्या सोचते हैं। जैसा आशंका थी, आखिर इस फासिस्ट पूंजीवादी राजसत्ता ने 84 वर्ष के फादर स्टैन स्वामी की हत्या कर ही दी, क्योंकि फादर स्टैन स्वामी जीवन भर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, मेहनत कशों के हितों के लिए, उनके साथ होने वाले अन्याय और शोषण के खिलाफ एक सशक्त आवाज के रूप में बने रहे। इसलिए इस फासिस्ट राजसत्ता ने उनको भीमा कोरेगांव के फर्जी मामले में, जिसके बारे में ये पता चल चुका है कि ये सारे सबूत, फर्जी सबूत प्लांट किए गए थे रोना विल्सन और सुरेंद्र गार्डलिंग के कंप्यूटरों में, उस फर्जी मामले में उनको न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि पार्किंसंस की बीमारी से और तमाम बीमारियों से 84 वर्ष की वृद्धावस्था में पीड़ित होने के बावजूद भी उनको जमानत तक नहीं दी, उनको पानी पीने के लिए एक सिपर तक नहीं दिया गया। ये पूंजीवादी व्यवस्था में इस तरह से जो इतने भी न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं, शोषण के खिलाफ लड़ने वाले कार्यकर्ता हैं, तमाम किस्म के, जो लोग मजदूर वर्ग के लिए लड़ते हैं, दलितों के लिए लड़ते हैं, स्त्रियों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, आदिवासियों के लिए लड़ते हैं और तमाम किस्म के जो उत्पीड़ित जनता है उसके लिए लड़ते हैं,
उनको इसी किस्म से पूंजीवादी राजसत्ता अपना निशाना बनाती है। और भीमा कोरेगांव के अन्य कार्यकर्ता जो अभी भी गिरफ्तार हैं, उनमें से और भी कई बीमार हैं, उनकी उम्र इतनी ज्यादा है। इसके मुकाबले हम देखते हैं पूंजीपतियों के साथ क्या व्यवहार होता है। 2 अंसल भाई, उनको सुप्रीम कोर्ट ने खुद पाया था कि वो 58 व्यक्तियों की हत्या के दोषी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सजा भी सुनाई, लेकिन साथ के साथ ये भी कह दिया कि इनकी उम्र 75 साल और 67 साल है, तो इस उम्र में इनको कष्ट देना ठीक नहीं, इनको रिहा कर दिया जाए और जितनी थोड़ी बहुत सजा उन्होंने काटी थी उसको ही मान लिया जाए। तो सजा सुनाने के बावजूद भी सजा काटने से उनको मुक्त कर दिया। और वहीं 84 वर्ष के स्टैन स्वामी हो या 80 वर्ष के वरवर राव हो, उनको बीमार होने पे अस्पताल तक ले जाने के लिए अदालतों में लंबे मुकदमे लड़ने पड़े। तो ये दिखाता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में पूरी राजसत्ता के साथ साथ उसका न्यायतंत्र भी कैसे वर्ग मानसिकता से काम चलता है, उसका एक वर्गीय चरित्र होता है। और वो पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाले, उत्पीड़ितों के लिए हमदर्दी दिखाने वाले व्यक्तियों को किस तरह से प्रताड़ित करते हैं। और आमतौर पर भी हम देखें, भारत की जेलों में करीब 5 लाख लोग बंद हैं, जिसमें से 70% ऐसे हैं जिनको कोई सजा नहीं हुई है, अभी तक उनके मुकदमे चल रहे हैं। और जिन मामलों में 3 महीने 6 महीने की सजा होगी, अगर मामला सिद्ध भी हो जाए, उन मामलों में लोग 10 साल 20 साल 30 साल 35 साल तक जेल के अंदर रह जाते हैं, क्योंकि वो गरीब हैं, मेहनतकश हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं या अल्पसंख्यक हैं, या उनके पास मुकदमा लड़ने के लिए, वकील करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। ये पूरा भारतीय न्यायतंत्र एक अन्याय तंत्र है, जिसमें इस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और अभी भी किया जा रहा है। इसके खिलाफ एक जबरदस्त सशक्त संयुक्त आवाज उठाने की जरूरत है। इसके साथ ही मैं फादर स्टैन स्वामी को अपना सलाम पेश करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। जन मन की बात, जन मन की बात, जन मन की बात, जन मन की बात। मेहनत कश आवाम के हक और अधिकारों की बात। अगर आप जन पक्षधरता के पैरोकार हैं, अगर आप हर तरह के शोषण और अन्याय के खिलाफ हैं, तो बोलिए। समाज को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में अपनी भूमिका तय कीजिए। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और अपनी आवाज में कह दीजिए अपने मन की बात। आप अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग हमें व्हाट्सएप के माध्यम से 9617226783 पर या ईमेल के माध्यम से sahakarradio@gmail.com पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sahakarradio.com पर विजिट करें। जन मन की बात।